आप सब लोगों को लैंग्वेज कौन सा, इंग्लिश विल बी फाइन और हिंदी सब समझते हैं? हिंदी सब समझते हैं। कैन वी स्टार्ट? बेसिकली मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ संजय बजाज, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात एंड फ्रेश मंत्रा ऑर्गेनिक्स LLP इज़ माई कंपनी. आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी एंड बेसिकली वी आर डूइंग द मेडिसिनल हर्ब्स. वैल्यू एडिशन हम लोग करते हैं मेडिसिनल हर्ब्स का. जैसे कि बेसिकली एक हम हर्ब मैं आपको बताऊं तो जैसे हम तुलसी ले लेंगे. हाँ, तुलसी सब जानते हैं, एवरीवन इज़ क्लियर अबाउट तुलसी. तो तुलसी का हर्बल टी भी बनता है ना. उसको हम कट उस तरीके से करते हैं जैसे आपकी टी बैग में वो आ जाए. तुलसी का कैप्सूल्स भी बनता है. तुलसी वैसे खाना अच्छा है. तुलसी का टैबलेट भी बन जाता है ना. तो बेसिकली हर एक हर्ब का बहुत सारे सॉरी मैं बीच में रुकना चाहता हूँ. ये आपका इंट्रोड्यूस नहीं करवाया. ये है संजय बजाज जी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात एंड ये आपने देखा होगा फ्रेश मंत्रा नेचुरल्स के साथ काम करते हैं. तो MD है उनकी. तो वी वेलकम यू सर. थैंक यू सर. वैली पर्टिकुलरली इन सुभाष कश्मीर. तो ये हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इस हर्बल में ज़्यादा रुचि रखते हैं. ठीक है जी. तो सर प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू सर. तो आज हम बेसिकली इस सेशन में देखने वाले हैं कि वैल्यू एडिशन हम लोग वाइल्ड हर्ब्स, जैसे आपके वहाँ बहुत सारा रिसोर्स है, तो बेसिकली ये पूरा एक हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन का हमको इसके लिए ज़रूरत है और क्या हर्ब्स हम लोग बेसिकली चूज़ कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन उसका, और पैकेजिंग किस तरीके से होगा, इसका मार्केटिंग हम कैसे करेंगे और बेसिकली इसके लिए हमको क्या मशीनरी यूज़ होगा. तो आपको ऑल इन ऑल एक जैसे हम लोग बिज़नेस रन करते हैं और हमने जितना कैपिटलाइजेशन किया हुआ है, तो मैं आपको सारा सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप बीच में बोल सकते हैं. सेशन को इंटरेक्टिव सेशन रखिए, खाली मैं बोलता रहूँ आप सुनते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. अगर कुछ भी है तो पूछिए और अपन बात करते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, दिस इज़ माय कंपनी. जो छोटा सा हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बेसिकली हम जो हैं वो ISO सर्टिफाइड कंपनी हैं और ये सारे जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं तो हम लोग ऑर्गेनिक का बेस ही लेके कर रहे हैं. जैसे कि आप स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं, ये NPOP that is the Indian Organic Standard, NOP that is the US Organic Standard, EU that is for European Organic Standard. तो इसके लिए आपके सारे हर्ब्स जो हैं वो कल्टीवेटेड भी ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स पे होने चाहिए, उनका प्रोसेसिंग भी सर्टिफाइड यूनिट में होना चाहिए, और आप एक्सपोर्ट करते हैं तो हम ये ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेट के साथ ही करते हैं. तो ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करता है. जो शब्द है ऑर्गेनिक, ये फॉरेन में आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे कि दिस इज़ ऑर्गेनिक, है ना. तो ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको, दिस इज़ दी वाइल्ड हर्ब्स, मैंने कुछ एग्जांपल इधर दिए हैं कि आप एक हर्ब को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक सिंपल तुलसी का भी एग्जांपल ले लेंगे तो उसका आप पाउडर भी बना सकते हैं, उसके कैप्सूल्स भी बना सकते हैं, उसका टैबलेट भी ले सकते हैं, उसका टी बैग कट भी बना सकते हैं. उसमें से आप जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनका एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. उनके तुलसी का ऑयल भी आप लोग बना सकते हैं और उसका अर्क भी बनता है. तो एक हर्ब का आप इतने तरीके से उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं. बेसिकली आप कितना नॉलेज रखते हैं इन सब चीज़ों का और कितना डिटेल में जानते हैं, ये उसके ऊपर है. अर्क, इसको लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं. इसको थोड़ा सा दूर कर दीजिए. जैसे हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो ऑयल के साथ में जो आपका एक लिक्विड फॉर्म एक्सट्रैक्ट होगा वो बेसिकली इट इज़ द अर्क, और उसमें भी इसके सारे वैल्यूज़ होते हैं हर्ब के, है ना. और तुलसी आप देखने जाएं तो कोई इतना कॉस्टली हर्ब नहीं है, और उसको बनाने के लिए आप ये जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी सस्ती, आपको जितना भी सस्ता करना हो उतना सस्ता होता है और जितना महंगा करना हो उतना महंगा होता है. अब जब हम एक कंपनी स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली हमको उसमें क्या सर्टिफिकेट्स और क्या अप्रूवल्स चाहिए इसके लिए.
तो जैसे ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हो गया, आपको किसी भी तरह का कंपनी खोलना है, इंडिविजुअल आपको प्रोप्राइटरशिप चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, LLP चाहिए, यहाँ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आपको फॉर्म चाहिए, तो बेसिकली आपको एक कंपनी फॉर्म करना है। उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स में आप GST का सर्टिफिकेट हो गया, आपकी कंपनी का पैन कार्ड हो गया, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा आपको रुचि है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक लाइसेंस लगता है, जो कि 24 आवर्स का प्रोसेस है, वो लेने के लिए कुछ ज़्यादा इतना लेंदी प्रोसेस नहीं है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, ISO का सर्टिफिकेट हो गया, आपको ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड में जाना है तो ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेट्स हो गए बेसिकली। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। ये आप अगर पूरा प्रोसीजर भी फॉलो करने जाते हैं तो मे बी ये 10 to 15,000 में आप एक्टिव हो जाते हैं, कंपनी ओपन करने से लेकर ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेके मैक्सिमम बाय 20,000 रुपीज़, है ना। तो ये बेसिकली हो गया कि आप अगर हर्ब्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना कंपनी किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये इतना ही डॉक्यूमेंटेशन है, इससे ज़्यादा आपको कोई रिक्वायरमेंट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लीगल में आपका FSI का आ जाता है, जो फूड सेफ्टी का आपको इंडियन गवर्नमेंट का कंपलसरी लेना पड़ता है इफ़ यू आर डीलिंग इन एनी काइंड ऑफ फूड। ये इसका रिक्वायर्ड मशीनरी है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि आपको किसी भी हर्ब का अगर पाउडर फॉर्म करना है तो आपको पल्वराइज़र ज़रूरी है, और पल्वराइज़र ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा। आप 20,000 से लेकर, उसका कैपेसिटी कम होगा, 20,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का पल्वराइज़र आता है ना। तो बेसिकली ये सारा SS बेस्ड होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील। आप MS इसमें नहीं यूज़ करें तो ही बेटर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में फूड के स्टैंडर्ड के हिसाब से, और आप जो एक्सपोर्ट करते हैं तो SS उसके लिए ज़रूरी है। तो ये पल्वराइज़र है। उसके बाद ये मैंने आपको जो ये नीचे आपके राइट हैंड साइड में ये दिख रहा है, ये कैप्सूल फिलिंग मशीन है, जो कि आप लेने जाएंगे तो 60,000 रुपीज़ का आता है कैप्सूल फिलिंग मशीन, जिसमें से एक बैच में 300 कैप्सूल्स निकलते हैं। ये मैनुअल ऑपरेटेड मशीन है। और यहाँ है ये डिहाइड्रेशन मशीन है एक, जहाँ पे आपको हर्ब्स को सुखाने के, ड्राई करने के काम में आता है। उसका मॉइस्चर आप पूरा उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, रॉ हर्ब भी भरेंगे सर इसमें, बिल्कुल डिहाइड्रेशन। और इसमें क्या आपका ये कंट्रोल्ड ड्रायर, यस डिहाइड्रेशन। इसकी कॉस्ट है सर, इसमें क्या है बेसिकली हमारा जो ये है ये ऑटोमेटिक है, इसका कॉस्ट थोड़ा हायर है। लेकिन जो हम सोलर ड्रायर में जाते हैं या तो एक सिंपल ड्राइंग मशीन में जाते हैं तो वो सर 50,000 से लेकर शुरू होते हैं। फिर आपको जितना उसका कैपेसिटी चाहिए। ये जो आपने दिखाई सर ये वाला जो मशीन है ये थोड़ा सा महंगा है, ये 5 लाख रुपए का मशीन है। तो अगर बेसिक सिंपल ड्रायर में आप जाएंगे तो वो कॉस्ट आप कितना भी, फिर अगर आपका बिजनेस अच्छे से चलता है तो आप उसको कितना भी महंगा कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। पर ये बेसिक स्टार्ट करने के लिए, हाँ 50,000 रुपीज़ इज इनफ, जहाँ पे आपको मतलब 400 से 500 किलो तक आप एक टाइम पे ड्राई कर सकते हैं मटेरियल अंदर। उससे कम कैपेसिटी का सर उससे भी सस्ते हो जाते हैं। फिर आपको अगर सस्ता चाहिए तो और भी हो जाएगा। तो इनका जो सप्लायर्स हैं वो उनका हमें सारे सप्लायर्स सर ये गुजरात बेस्ड हैं। आप गुजरात में इंटरनेट पे गूगल में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको सारा ये मटेरियल उधर मिल जाएगा। यस, और वो है, वो एक पैकेजिंग मशीन है। जैसे कि मैंने आपको रखा है, जैसे हम कैप्सूल्स बनाते हैं तो कैप्सूल्स के बॉटल्स बनाते हैं, तो आप बॉटल का कैप ऐसा ओपन करते हैं तो आपको अंदर एक इंटरनल सील मिलता है, इंडक्शन सील। तो बेसिकली ये इंडक्शन मशीन है और ये मशीन 8 से 10,000 रुपए के आते हैं। तो आपका पैकेजिंग सॉल्यूशन भी आप देखने जाओ तो कोई इतने महंगे नहीं है, तो क्या, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आप एक बॉटल देखने जाओ तो 8-10 रुपए का बॉटल आता है कैप के साथ, 8-10 हज़ार रुपए का। ये एडजस्टेबल है, जैसे बोतल जो नेक है सर इसमें नहीं, बॉटल का नेक भले वेरी करे, तो इसमें सर एक आप 10 mm से लेकर आप 50 mm तक का जो डाया है इसमें कवर हो जाता है एक ही सिंगल मशीन में। जो इसका ये जो ऊपर का सर राउंड आप देख रहे हैं ना, आपको बेसिकली बॉटल वहीं रखना है, छोटे से छोटा और इतना बड़ा, तो आपको इसी में सब हो जाता है। यस, और इसमें सर पैकिंग सॉल्यूशंस क्या है, जैसे मैं जब नया इंडस्ट्री में आया था तो मेरे को दूसरों का पैकिंग में बाज़ार में देखते थे तो ऐसा लगता था कि यार ये आउटर सील भी लगाते हैं, ऊपर जो एक पॉलीथीन का सील होता है, फिर अंदर आपका ये जो इंडक्शन का सीलिंग होता है,
और लेबलिंग का डिज़ाइन इतना बढ़िया देते हैं, बॉटल इतना देते हैं। तो इन सब का जब मैं देखता था तो लगता था कि यार ये कैसे होगा, मतलब क्या कॉस्ट इसका पड़ेगा। और जब हम थोड़ा सा डिटेल में गए तो ये सारा चीज़ मिलाकर 18 से 20 रुपए में बन जाता है। वो भी आप अगर बहुत अच्छा करने जाओ तो, अगर आप बहुत अच्छा करने, अगर सब स्टैंडर्ड में भी आपको HDB के बॉटल लेने हैं, ये करना है, तो 8 रुपए में हो जाता है ना। तो बेसिकली इट इज़ अप टू यू कि आपको उसको कहाँ तक ले जाना है। हमारे इंडिया में सब जुगाड़ अवेलेबल है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही है कि आप कितना जुगाड़ बिठाते हैं और कहाँ से चीज़ ले आते हैं। आपको जितना रीजनेबल चाहिए उतना रीजनेबल मिलेगा, जितना महंगा चाहिए उतना महंगा मिलेगा। दैट इज़ द ब्यूटी। अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो आप उसको कितना टाइम दे सकते हैं, आप उसमें कितना अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आजकल तो हर एक क्लिक पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप इतनी दूर बैठे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक सिंगल क्लिक पे आप सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ये है कि आपको मशीनरी से लेकर, आपके पास अगर एक 10 लाख रुपए का भी फंड है तो आप छोटे से छोटा बिजनेस हब्स में शुरू कर सकते हैं विथ ईच एंड एवरीथिंग। आप एक मशीन आप मिनिमम कैपेसिटी का लगाइए और आपका 10 लाख रुपीज़ में आपको जगह के साथ, यहाँ तो खैर जगह का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना हमारे मेट्रोज़ में है। तो बेसिकली आप 8 to 10 लाख रुपीज़ में आप पूरा अपना इन हाउस ये सब चीज़ें शुरू कर सकते हैं। फार्मर्स का अगर आपके पास रॉ मटेरियल का बेस है अच्छा सा, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कर सकते हैं। ये है बेसिकली जो मैंने आपको वेरिएशंस बताए कि प्रोडक्ट में क्या क्या रेंज हो सकता है ना। पाउडर्स, कैप्सूल, टैबलेट्स और टी। ये हैं बेसिकली जो आपके वाइल्ड हर्ब्स जो आते हैं ना, जो हम जंगल में से प्रोक्योर करते हैं। जैसे नीम हर जगह पाया जाता है, आंवला आपके पास भी पेड़ होंगे। ये त्रिफला बेसिकली इट इज़ द मिक्सचर ऑफ हरड़, बैड़ा और आंवला, है ना। इक्वल प्रोपोर्शन में डालते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन उसको 3:2:1 रेशो में डालते हैं। हाँ, यस, एग्जैक्टली, वो उनके बोटेनिकल नेम्स हैं। और उस तरफ आप देखेंगे तो मोरिंगा आज के टाइम पे जो देखने जाएं तो एंटायर यूरोप इज़ मैड अबाउट मोरिंगा जानते हैं आप क्या होता है ना। तो बेसिकली जो इसकी फार्मिंग करते हैं, तो इसका फार्मिंग स्पेशल तरीके का एक फार्मिंग होता है जिसमें हम ड्रम स्टिक आने नहीं देते हैं और फ्लावर्स आने नहीं देते हैं। जैसे वो 4-5 फीट का पेड़ होगा तो उसके पत्ते ले लेते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशियस उसका जो वैल्यू है वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर उसमें ड्रम स्टिक आ जाएगा तो आपके पत्ते का कोई वैल्यू नहीं है, उसका कलर भी डार्कर हो जाएगा। तो बेसिकली लास्ट 3 साल से दिस इज़ दी मार्केट। सब्जी बनाते हैं। हमारे इंडिया के लिए वो कॉमन है, पर यूरोप में लोग उसके लिए पागल हैं। हम ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे 600 से 700 रुपए किलो बेचते हैं। इसका लीव्स का नहीं, सर लीव्स का यस बिफोर सर, वो 5-6 फुट का जैसे होगा ना, उसमें हाँ श्रब जैसा होगा, उसमें से लीव्स निकाल लेते हैं। उसको और ज़्यादा बड़ा नहीं होने देते। उसमें ड्रम स्टिक और फ्लावर आएगा तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली इसका जो फार्मिंग होता है हमारे सर गुजरात में सिंगल लैंड पे 100-100 एकड़ में करते हैं इसका फार्मिंग। इतना बड़ा मार्केट है यूरोप का इसका। फ्लावरिंग ना आने के लिए उनके वो क्या करते हैं वो? सर फ्लावरिंग उसको उतना बड़ा नहीं होने देते, पेड़ को कट कर देते हैं। यस, हर 3 महीने में एक बार कटिंग उसका ले लेंगे। बारिश के टाइम पे मे भी 2 बार भी लेना पड़ता है क्योंकि उसके पत्ते, लेकिन उसमें दिक्कत वो होती है कि उस टाइम सूखता नहीं है मटेरियल और उसमें फंगस वगैरह आने का थोड़ा डर है। यस, और ये सारी चीज़ें अभी हम जब मार्केटिंग पे आएंगे तो मैं आपको इसका फिनिश प्रोडक्ट के लिए हमको इसका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मटेरियल कोई भी यूएस तक जाता है तो उसका मैक्सिमम ट्रांजिट टाइम 35 दिन का होता है। और समंदर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो हमारे नॉर्मल लैंड से बहुत ज़्यादा होती है। तो उसका पैकेजिंग, उसके ऊपर का ट्रीटमेंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट में। खाली हमने प्रोडक्ट बना दिया उसका मतलब ये नहीं कि दिस इज़ सेलेबल, स्टिल दिस इज़ नॉट सेलेबल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमको मार्केटिंग के टाइम पे ध्यान रखनी है। ये इनके सारे कैप्सूल फॉर्म है। जैसे हम हल्दी हमारे घर का रूटीन प्रोडक्ट है ना, पर यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में वो लोग हल्दी कच्ची खाना पसंद करते हैं
क्योंकि उनके पास उतना लग्जरी नहीं है हर एक चीज़ का, तो वो हल्दी का कैप्सूल ज़्यादातर प्रेफर करते हैं क्योंकि पैलेटेबल भी है। अगर मैं आपको इसमें से कोई भी हर्ब ऐसा ही खिलाऊंगा तो मे बी दैट इज़ नॉट पैलेटेबल, है ना। आपको उसका टेस्ट किसी का फीका आएगा, किसी का थोड़ा कड़वा लगेगा। तो बेसिकली ये जो हम कैप्सूल्स और टैबलेट बना रहे हैं तो उस हर्ब को हम एक्सेप्टेबल बना रहे हैं मार्केट में कि हम उसको आसानी से खा सकें, है ना। और हर एज ग्रुप का आदमी उसको मोस्टली ले सकता है और ये बेनिफिशियल भी उतना है। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि हमारे इंडिया में ये हमारी चीज़ों का अवेयरनेस उतना नहीं है। हम जा रहे हैं एलोपैथी की तरफ और पूरा वेस्टर्न कल्चर आ रहा है आयुर्वेद और योगा पे, क्योंकि नीम हम जितना मैं जर्मनी में बेचता हूँ हमारे इंडिया में नहीं बिकता है मेरा उतना। दैट इज़ दी हार्ड फैक्ट सर। नीम वहाँ पर लोग रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं सर नीम को, और डायबिटिक कंट्रोल और उसमें हम जैसे वो डॉक्टर की गोली लेते हैं ना, तो वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं, वो रोज़ नीम का 2 कैप्सूल लेना प्रेफर करेंगे। वो उतना फ़र्क हो गया है हमारे इंडिया के मार्केट में और वेस्टर्न के मार्केट्स में। तो ये सारे फॉर्म्स हैं और इसमें क्या है, कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि यार इतनी छोटी सी कैप्सूल भरेगी कैसे, और वो भी अपने आप में एक मैजिक है। देखना, जब हम सर इसको फर्स्ट टाइम बना रहे थे, जब हमारा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं खुद भरता था ये कैप्सूल, क्योंकि नया मशीन लेके आए थे। उतना लग्जरी नहीं था कि हमको एक ऑटोमेटिक मशीन मिले और वो भरने के लिए लोग, क्योंकि आपकी लेबर को हमको सिखाना पड़ता है और उससे पहले हमको सीखना पड़ता है। मार्केट में आपको लोग मशीन तो दे देंगे, लेकिन अब उसको भरोगे कैसे। तो मैंने 8-10 दिन में पहले उसको पहला ट्रे भरना सीखा था उसका। तो एक जब वो फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है सामने, तो आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है कि यार ये कैप्सूल हम जब बचपन से खाते आ रहे थे, देखते थे, तो ये हमने भर दिया इसको, है ना। तो ये खुद में एक अच्छा एक्सपीरियंस है जब आप लोग ये चीज़ें कुछ ट्राई करेंगे। थोड़ा सा मैं ये सारी चीज़ें लेके आने वाला था, पर थोड़ा सा जगह का दिक्कत था मेरे पास, तो मैं ला नहीं पाया। और एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फिर पूछताछ होती है कि आप क्यों ले जा रहे हो, क्या है। तो इसकी वजह से, नहीं तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता। ये हमारे रूटीन प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम डील करते हैं। ये टैबलेट फॉर्म है। जब हम टैबलेट बनाते हैं तो बेसिकली कैप्सूल तो क्या है, कैप्सूल बनाया हुआ मार्केट में मिलता है, शेल्स, कैप्सूल शेल्स। लेकिन टैबलेट को हमको बाइंड करना पड़ता है। टैबलेट को हमको बाइंड करना पड़ता है। तो आपके यहाँ वाइल्ड में ही एक जो पेड़ से गम निकलता है, जिसको मकासिया कहते हैं, है ना। तो हम उसमें वो बाइंडर डालते हैं, किसी भी हर्ब का पाउडर और उसके अंदर बाइंडर। वो 60-40 का रेशियो होता है, 40 बाइंडर और 60 मटेरियल। वरना सर आपका उसमें जो है ना, उसका बाइंड प्रॉपर नहीं बैठेगा, उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे और इजीली वो टूट जाएगा, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन में उसमें आपको उसका बाइंडिंग प्रॉपर रखना ज़रूरी है मार्केटिंग के लिए। एक्चुअल में जो नॉर्मल जो कंपनीज हैं, मतलब जो मेडिसिन बनाती हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, पर फूड में वो अलाउड नहीं है। और जहाँ तक हम ये गोलियाँ भी जो हैं वो एज अ ऑर्गेनिक बेचते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक में आप कोई और मटेरियल, प्लांट मटेरियल ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम लोग अकासिया गम ही उसमें डालते हैं। वो आप इजीली खा भी सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अवेलेबल है सर, मार्केट में मिलता है यस। जिसको हम बोलते हैं एमपी में नीमच का मंडी बहुत बड़ा माना जाता है हर्ब्स के लिहाज से, क्योंकि पूरे इंडिया में हर्ब्स वहाँ बिकने आते हैं और अश्वगंधा का सबसे बड़ा मार्केट है वो। क्योंकि सर नीमच एमपी, हाँ। और एक पहला एपीएमसी ऐसा है जहाँ पर हर्ब्स बेचने के लिए उनको अलग जगह अलॉट किया है। बाकी के सर रेस्ट ऑफ इंडिया में एपीएमसी में अभी वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन वो नीमच सबसे पहला था जहाँ पे हर्ब्स के लिए उन्होंने जगह बनाई, फार्मर्स के लिए अलग से सेल करने के लिए, ऑक्शन करने के लिए। तो एमपी में एमपी नंबर 1 में। बिल्कुल सर, इस सब गोल में सर हमारा गुजरात है। बेसिकली गुजरात में सेल ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोड्यूस तो राजस्थान और एमपी भी इक्वल करते हैं, लेकिन बेचने के लिए गुजरात में आते हैं, क्योंकि बेसिकली मार्केट वही है, वहाँ पर है। और अश्वगंधा सर बेस्ट क्वालिटी का होता है एमपी में ही, जहाँ पे आपको मिथेनॉइल कंटेंट, जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा में, वो मैक्सिमम आपको वहीं के माल में मिलेगा। आपकी हो तो कहीं भी जाएगा,
लेकिन आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा उसका। यस, तो ये सारे टैबलेट्स हैं, इन्हीं सब चीज़ों के टैबलेट्स भी बन जाते हैं। तो ये एक और इसका फॉर्म है वैल्यू एडिशन का, कि आप उसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने कैप्सूल्स किया, टैबलेट किया, टी बैग कट, जैसे आप ये ऊपर देख रहे हैं तुलसी का, ये बेसिकली कट साइज़ है। हम पत्ते को चॉपिंग मशीन से ऐसा कट करते हैं कि वो जो आपका छोटा टी बैग होता है वो उसमें आ जाए, और डिप करने के बाद अंदर पाउडर बचना नहीं चाहिए नीचे, है ना सर। अपन डिप करते हैं ना तो नीचे क्या वो पाउडर छूट जाता है, तो वो फॉरेन के मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको उसका कट साइज़ जो है वो प्रॉपर रखना ज़रूरी है। वो पाउडर लीक होके नीचे आप जब कप में देखोगे तो वो नीचे पाउडर गिरना नहीं चाहिए। तो आपको फिर क्या एंड में जब मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो बेसिकली जो कंप्लेन होती है इसमें वो वही होती है, आपके प्रोडक्ट की फिनिशिंग तब पता चलेगी जब आप उसको डिप करोगे और नीचे कुछ भी नहीं, खाली वो अपना कलर छोड़ेगा और अपने वैल्यूज़ अंदर छोड़ेगा, लेकिन ये पाउडर नहीं आना चाहिए उसमें। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं इसके। और ये नीचे ये एक चीज़ है, आपने हिबिस्कस सुना है? यहाँ होता है, पॉट्स में लगाते हैं, लाल कलर का फ्लावर आता है ना। हाँ, पिंक भी आता है, लाल भी आता है। तो ये बेसिकली जो है ना आपके यहाँ, ये जहाँ पे ढलान वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन में कहीं भी पानी इसको चाहिए, पर पानी रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने तो अभी तक तो देखा नहीं है, हो सकता है कि मैं घूमा नहीं हूँ उतना। तो इसका जो टेस्ट होता है आंवला की तरह खट्टा टेस्ट होता है इसका, है ना, थोड़ा सा ऐसा खट्टा। लेकिन आप जब इसको टी में पीते हैं तो इतना प्लीजेंट फ्लेवर लगता है इसका, और कलर इसका बिल्कुल ऐसा ब्लड रेड जैसा हो जाता है। और इसकी मार्केट में सेलेब्रिटी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको टी बैग जो हम कट बनाते हैं ना, तो उसका प्राइस हमको 1.5 गुना ज़्यादा मिलता है। हालांकि इसमें थोड़ा वेस्टेज ज़्यादा होता है, लेकिन वैल्यू एडिशन की वजह से आपको उसका जो मार्केट वैल्यू है वो भी काफ़ी मिल जाता है, क्योंकि आप इसको एक अलग फॉर्म में दे रहे हो, है ना। ये बेसिकली हमारा जो क्लाइंट लिस्ट है, हम लोग जो 18-20 कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं वो आपको दिखाया है। जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, यूरोप है, यूरोप में नेदरलैंड्स है, जर्मनी है, फ्रांस है, और ज़ेक रिपब्लिक है, कनाडा, यूएस। बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं रेगुलरली। 18 से 20 कंट्रीज़ हैं टोटल। अभी भी बहुत सारा मार्केट ओपन है, हम लोग अभी रीच आउट कर रहे हैं। तो हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी में एक डिस्कस करेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट्स किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने आज तक एक भी फॉरेन एग्जीबिशन पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसके बाद भी हम लोग 20 कंट्रीज़ में हैं। क्योंकि हम लास्ट 2 साल से पेंडेमिक था तो कहीं जा नहीं पाए, तो हमने यहाँ पे बैठ के किस तरीके से मार्केट किया है और हमने 20 कंट्रीज़ हमने किस तरीके से रीच आउट करी हैं, तो वो बेसिकली हम लोग एक मार्केट सेगमेंट में बात करेंगे उसके ऊपर। आपका इसमें अगर कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को बताइए। अभी तक अगर आप इसमें कुछ और पूछना चाहते हो, कोई चीज़ हो, किसी चीज़ का कंफ्यूजन हो। बीच बीच में भी पूछेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि क्या आपको हाँ जो भी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है हमें कहीं से ये जानना कि इसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्या वो बेनिफिशियल है फॉर द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कि वो बेनिफिशियल नहीं है, और कितना, क्वांटिटी कितना। बिल्कुल कहीं पर आप सर। हाँ, अगर सर आपको इसमें मतलब कंटेंट आपको अगर जानना है तो कोई भी लैब से आप उसका टेस्टिंग करा सकते हैं। वो लैब का टेस्टिंग मेरे हिसाब से 2-3-5 हज़ार रुपए के अंदर हो जाता है। उसमें टेस्टिंग करते हैं, आपकी HPLC की टेस्टिंग कराते हैं, मतलब क्या टेस्टिंग करते हैं? इसमें क्या है कि जैसे हम लोग करवाते हैं तो बेसिकली पेस्टिसाइड का टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक का है ना। उसके बाद हम लोग हैवी मेटल्स टेस्ट कराते हैं, जैसे लीड हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया। लीड बेसिकली आपको पता है कि किसी भी रीजन में पानी में हो सकता है, आपके सॉइल में उतना हो सकता है। तो लीड बेसिकली जो है वो हर एक कंट्री का अपना अपना डेफिनेशन है उसका। जैसे यूएस में अगर आप जाएंगे तो वो 1 पॉइंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 के नीचे आपको कहीं भी चलता है। यूरोप में वो लोग 2 पॉइंट के नीचे मांगते हैं,
लेकिन उनका क्राइटेरिया फिर पेस्टिसाइड में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। 0.01 इज़ दी MRL, मिनिमम रेसिड्यू लेवल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सर। 0.01 इट इज़ द नेग्लिजिबल वैल्यू, है ना। तो ये इतना स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड पे वो हमको काम करवाते हैं। तो हम लोग बेसिकली जो टेस्ट कराते हैं वो 512 पेस्टिसाइड का टेस्टिंग करवाते हैं। पेस्टिसाइड के ऊपर हैवी मेटल्स करवाते हैं 4 जो मैंने आपको बोला। इसके अलावा निकोटिन का टेस्ट होता है, और बेसिकली ETO जो आजकल बहुत चर्चा में है, इथेनाइल ऑक्साइड का ट्रीटमेंट फूड में उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूरोप उसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं चलाएंगे, और US में ये टेस्ट मैंडेटरी है। तो अभी ये ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड्स का क्लैश है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि US उसको 7 पॉइंट तक चलाता है, लेकिन यूरोप बोलता है कि हमको चाहिए ही नहीं। तो डिलेमा है ये इंडिया में कि उसको किस तरीके से करना चाहिए, और इसकी वजह से बेसिकली लास्ट 6 महीने से ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में यूरोप के एक्सपोर्ट को लेकर भी काफ़ी बड़ा हिट है, जो कि अभी वो स्टैंडर्ड का रिजोल्यूशन कुछ नहीं आया है, लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड्स इन सब चीज़ों के पीछे थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है एक्सपोर्ट को लेकर कि इसको रिजॉल्व किस तरीके से किया जाए। तो ये टेस्ट होते हैं। और आपको अगर जैसे प्रोटीन कंटेंट आपको चाहिए, कैल्शियम कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए तो सिंपल से टेस्ट होते हैं। आप किसी भी लैब में उसको, जो एपिडा अप्रूव्ड हो, एक्सपोर्ट में आपको कोई भी लैब नहीं चलता। एपिडा का लिस्ट होता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आपको उन्हीं लैब से करवाना है जो कि एपिडा के अप्रूव्ड लैब्स होते हैं। तो ये टेस्ट बेसिकली आपको थर्ड पार्टी दे देता है, और अगर आपका कंपनी उस लेवल पे है तो आप छोटा मोटा लैब अपने एंड पे ही खोल सकते हैं। जैसे आपको मॉइस्चर कंटेंट आप लोग अपने एंड पे देख सकते हैं, मॉइस्चर मीटर 15-20 हज़ार रुपये का आता है। मतलब आप 1-1.5 लाख के सेटअप में एक बेसिकली 6-7 टेस्ट का, जहाँ पे आपको बेसिकल जो फूड का आपको ऐश कंटेंट जानना है या लीड कंटेंट जानना है, तो वो छोटे से सेटअप में काम हो जाता है। तो उतना कर सकते हैं। बाकी आउटसाइड लैब्स तो अवेलेबल हैं ही, जो मेथड हम लोग अभी फ़िलहाल फॉलो कर रहे हैं, और करवा लेते हैं बाहर से टेस्टिंग हर एक लॉट का जो भी आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुदरती हैं। अब आप सेम लैंड से आप एक चीज़ लोगे तो उसका कंटेंट कुछ अलग आएगा, आप दूसरा लोगे तो उसका कंटेंट कुछ अलग आएगा। तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक के लिए स्टैंडर्ड है। अगर आप कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में डील करते हो तो वो बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए हमको इतने सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। और आने वाला टाइम वही है, ऑर्गेनिक का ही है। आप अगर कन्वेंशनल में जाएंगे तो मे बी आपके लिए एक्सपोर्ट उतना टफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर क्या प्राइस वॉर हो जाता है। अगर आप कन्वेंशनल में जाएंगे तो, क्योंकि आपके जैसे 100 जने और हैं, तो मेरे में ऐसा अलग क्या है कि मैं उसको मार्केट करूँ और अच्छा पैसा भी ले आऊँ। तो दैट इज़ दी ऑर्गेनिक। अगर आप उसके लेबल के पीछे जाएंगे और ऐसा स्टैंडर्ड करेंगे तो आपको एक वैल्यू का एडवांटेज भी मिलता है बेसिकली, और आपको एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में ईजिली मिलती है। वरना हमारे जैसी छोटी कंपनी भी आप देखें, एक मिड साइज़ का कंपनी जो हमने लास्ट 2 सालों में हम एग्जीबिशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम लोग 20 तरह की कंट्रीज़ में हैं, है ना। तो वो एक एडवांटेज दिलाता है। हाँ, फिर पहला सप्लाई तो आपसे कोई भी ले लेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको कस्टमर को रिपीट करना और उसको बनाए रखना एक चैलेंज है। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन, हाँ, जस्ट लाइक आपने टेबलेट बनाया, कुछ भी बनाया प्रोडक्ट, आप फिर कहते हैं फॉर एग्जांपल इंडाइजेशन के लिए यूज होता है, हाउ यू कैन से दिस सर, मतलब उसके लिए भी कोई टेस्टिंग करते हैं आप सर? नहीं, बेसिकली क्या है कि जो इंडियन हर्ब्स हैं वो हमारा कल्चर है। हमको पता है कि तुलसी, हमको घर में बुखार होता है तो हमारी मदर तुलसी का काढ़ा पिलाती है ना। तो ये हमारे, और हल्दी के क्या बेनिफिट्स हैं वो हमको पता है। हल्दी हमको बोलते हैं शुरू से आप दूध में पियो, तो क्यों ऐसा बोलते हैं, पानी में क्यों नहीं? आप हल्दी, क्योंकि उसका एक इफेक्ट ये होता है कि आप जब भी हल्दी पानी में पीते हो तो वो पेट में टिकती नहीं है ना। आप दूध में पीते हो तो दूध उसको एक कंटेंट देता है जो, जहाँ से वो पेट में रुक के और वो अपने सारे जो उसके गुड बेनिफिट्स हैं आपको दे सके। या हल्दी फिर हम दूसरे तरीके से उसमें आप 10% काला मिर्च मिला दो, है ना, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज। और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। और आप आयुर्वेद का, हम लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं कि हमने अपनी कंपनी में आयुर्वेद डॉक्टर एज अ कंसल्टेंट रखे हुए हैं, जिनसे हम लोग जब भी किसी रिटेल प्रोडक्ट में जाते हैं तो उनसे कंसल्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि
मैं आयुर्वेद का प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर मेरे को ये बिज़नेस करना है तो एक एंटरप्रेन्योर के पास सारे सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो हम अपना सॉल्यूशन कहाँ से लाते हैं वो हमको एंटरप्रेन्योर बनाता है, और B2B में बहुत बार हमको कस्टमर भी बता देता है। सर, ये जो प्रोडक्ट्स आपके होते हैं, सर, ये इन जनरल सबके लिए मतलब यूज कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए रेस्ट्रिक्शन है? फॉर एग्जांपल किसी भी क्लास के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ। इसको नहीं यूज कर सकते बिल्कुल। या कोई क्लास फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन्स जी। उनको यूज नहीं कर सकते, जी। ऐसा कुछ आप रखते हैं वहाँ पे? हाँ, हम बेसिकली क्या करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट देखेंगे तो हम उसके पीछे एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि आप अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमन या आप किसी बच्चे को आपको रिकमेंड करना है, नॉर्मल एज का आदमी 18 से ऊपर और 60-70 ईयर्स तक की एज का नॉर्मली खा सकता है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको तुलसी खाने में क्या साइड इफेक्ट हुआ है आज तक? अश्वगंधा खाने में क्या साइड इफेक्ट होगा? एलर्जिक होते हैं। तो हम इसीलिए उसके पीछे डिक्लेरेशन देते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन उसको खाना चाहे या किसी बच्चे को आप देना चाहो तो आप अपने मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उनकी एडवाइस के साथ ही फॉलो करें। तो वो डिक्लेरेशन एक हमारी तरफ से देना ज़रूरी है। और इसमें से कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि मतलब नेचुरल चीज़ें हैं कि प्रेग्नेंट वुमन को तो देना ही चाहिए। जैसे हमको डॉक्टर आयरन की गोली देता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपना एक कंसल्टेंट हायर कर सकते हो, कोई जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो आयुर्वेद में जिनके पास डिग्री है, तो आप उनका सर्विस आप ले सकते हो। यस। सर, आपकी कंपनी में ऐसा कोई फॉर एग्जांपल सेपरेट विंग ऐसी है फॉर एग्जांपल डॉक्टर से कंसल्टेंट का? जी, हम लोग रखते हैं, हम लोग उनसे कंसल्ट करते हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या मेडिकल आयुर्वेद कॉलेज के कोई डीन हो गए या कुछ हो गए, तो हम अपनी प्रोडक्ट पहले उनसे एक बार दिखाते हैं, उनको रेकमेंड कराते हैं। और यस, तो इसमें क्या है कि हम इसीलिए फ़िलहाल सिंगल हब में है। सिंगल हब अगर आप करते हैं तो उसमें आपको FSI का वैलिडेशन ही लगता है सिर्फ, क्योंकि FSI के पास अपना एक अपेंडिक्स है जहाँ पे उन्होंने हर एक रेशियो डिफाइन किया हुआ है। हमको उसी रेशियो में वो चीज़ें अंदर मिलानी है। हाँ, अगर आप इसमें आपको एक मेडिसिन बनानी है जहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई चीज़ क्लेम कर रहे हो कि ये प्रॉपर डाइजेशन के लिए ही है, तो आपको फिर क्या है कि उसका सर्टिफिकेशन FDA लाइसेंस आपको उसका अलग लेना पड़ता है। हम उसमें क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम उसको जनरल बेनिफिट्स बता रहे हैं उसके, कि जो हमको सबको पता है कि अश्वगंधा खाने से यही चीज़ें होनी है, और वो नेट पे भी वाइडली अवेलेबल है और एक्सेप्टेबल है सारी चीज़ें। अगर आप ब्लेंड करोगे किसी चीज़ को और एक पर्टिकुलर आप अपना एक बेनिफिट क्लेम करोगे तो आपको FDA का रजिस्ट्रेशन, एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन प्रॉपर, क्योंकि आप फिर दवाई बना रहे हो, है ना। तो हम वैसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक सिंगल हब, क्योंकि सिंगल हब का भी इंडिया में एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों को अवेयरनेस, अब कोरोना के बाद लोगों ने उसको अडेप्ट करना चालू किया, है ना। तो उसके पहले तो ये चीज़ें हम अपने आसपास में देखते हैं। हम नीम जितना यूरोप में बेचते हैं तो नीम का पेड़ तो हर घर में है हमारे वहाँ, तो हम क्यों उसका यूज़ नहीं करते हैं? कभी हमने दातन किया है तोड़ के उसमें से? हम कोलगेट का ब्रश ही करते हैं ना रोज़ घर में, तो हमको पता है कि उसके बेनिफिट कितने सारे हैं, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। तो कोरोना के बाद हमको थोड़ा सा अवेयरनेस आया है इंडिया में, और अभी भी लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बेसिकली हम लोग जितना सेल 10% इंडिया में कर रहे हैं तो 90% हमारा एक्सपोर्ट है, और कमर्शियली देखा जाए तो सही वही है, एक्सपोर्ट ही कमर्शियली देखा जाए तो। बाकी अगर आप हम तो अवेयरनेस लोगों को फैलाते हैं, और कई बार जैसे सोसाइटीज़ में या पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं तो हम अवेयरनेस कैंप भी उधर रखते हैं कि लोग एटलीस्ट उसमें आके देख पाएँ कि ये आपके आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं। तो हम तुलसी का पौधा हर घर में है, तो 2 पत्ते हम रोज़ सुबह चाय में डालेंगे तो क्या दिक्कत है? तो उस तरीके का भी हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग अमेज़ॉन पे भी अभी हैं, तो उतना सेल्स हमको नहीं मिल रहा है जितना हमको एक्सपोर्ट से आता है। तो ये यंग जनरेशन है कि जो अभी आप हमारा ऑर्गेनिक का इंडस्ट्री भी देखेंगे तो सारे 40 के अंदर के यंग एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि ये फील्ड इतना लोग अभी जानते नहीं थे। ये 2014 के बाद ही थोड़ा सा पिकअप में आया है सारी चीज़ें। So is your company doing like cultivation, then product formulation, and then marketing, all the things you're doing? Yes. Because if you are running the business, then these are all the parts. अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे?
कल्टीवेशन में हम लोग कुछ सारी प्रोडक्ट्स तो हम लोग नहीं कल्टीवेट करा सकते, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा है जो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं। जैसे ब्रह्मी हो गया, ब्रह्मी आपने सुना होगा ना, ब्रह्मी है, सेंटेला है, तो हम लोग जो गुजरात में हमारे वहाँ कल्टीवेट हो सकता है नियर बाय में, हम लोग उतना करवाते हैं। बाकी हम जो बाहर की मंडीज़ हैं या जो FPOs हैं, फार्मर ग्रुप्स हैं, उनसे ले आते हैं। What kind of manures, मतलब are you using manures for the cultivation? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेरा मास्टरी नहीं है उसमें, जैसे अमरजीत सर हैं, है ना, तो आपके जैसा ही यूनिवर्सिटी हमारे वहाँ आणंद में भी है गवर्नमेंट का, जो मेडिसिनल प्लांट और रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्हीं चीज़ों पे चलते हैं, तो हम उनकी सर्विसेज लेते हैं हमारे फार्मर को एजुकेट करने के लिए। फार्मर का मीटिंग बुला के और हम उन प्रोफेसर्स को भी इनवाइट करते हैं जो इनको कल्टीवेशन के लिए आइडियाज़ दे सकें और किस तरीके से ये कल्टीवेट करना है उनको बता सकें। As you said, you are doing organic farming. Yes. So then you can't use pesticides. And, यस डेफिनेटली, fertilizer. बिल्कुल यस। तो उसके लिए हमको क्या, फार्मर्स को सबसे पहली बात तो एक्सेप्टेबिलिटी, उनको समझाना, और उनको प्राइस का एडवांटेज हम देते हैं, मार्केट से कुछ प्राइस उनको बढ़ा के देते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 years उनका कल्टीवेशन डाउन जाएगा अगर वो इमीडिएट शिफ्ट करते हैं तो हम लोग फार्मर्स को उस तरीके से मोटिवेट करते हैं। So then it would be hectic for one person, no? Like you are motivating people, you are awareing them, then you are going दिस to इज द cultivation. पार्ट ऑफ बिजनेस, यू कांट डू एनीथिंग। तो ये एक्टिविटी क्या है, साइड बाय साइड चलता रहना चाहिए, है ना। जैसे मैं आज इधर हूँ तो बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ बताने का तो एक मेरा मोटो है ही। उसके अलावा जो कश्मीर में अभी उतना एक्सप्लोर्ड नहीं है, तो मैं अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे ढूंढने आया हूँ। तो ये मेरा बिजनेस का पार्ट है ना। और जितनी भी कल्टीवेटेड ये हर्ब्स मैंने आपको बताई, जितनी फास्ट मूविंग है और जितना जहाँ से हमको बल्क में प्रोडक्शन मिलता है, तो हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट वहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को अपना टॉप लाइन भी संभालना है ना। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 करोड़ का बिजनेस करूँ तो मेरा कंपनी चलेगा नहीं। तो हम लोग साइड बाय साइड ये चीज़ें डेवलपमेंट में भी ध्यान देते हैं और हमको अपना टॉप लाइन भी चलाना पड़ता है। तो ये बैलेंस करके आपको चलना है। यस। Sir, is it like the herbs which are growing in Gujarat, you are only concentrating on No, those herbs no, or from other no. parts of India? also? From entire India, जो चीज़ जहाँ की बेस्ट है वहाँ से ले आते हैं। यस। क्योंकि उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत एक लिमिटेड चीज़ें हो जाएंगी। Yes. अभी तो कुछ भी नहीं, सर अब हम करेंगे। अब करेंगे। यस। Sir, like मेरे को ये नहीं चाहिए, पानी दो ना। sir, do you buy like raw material from mandis? यस, वी डू बाय। But sir, mostly, what I have like studied literature, I have gone through literature. What I read is like the material which is present in mandis, it's mostly fungal infested. Then you have to like you have standards when you are doing Yes. anything. Then you have to keep in mind Yes. those things. Yes. Then how do you like trust those materials? लाइक व्हाट वी आर डूइंग, जो भी मंडी में माल पड़ा है ऐसा तो नहीं है मेरे को लेना ही है। अगर मेरे को कुछ लॉट ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे काम का है और उसमें नॉर्मल डस्ट क्लीनिंग और उसका काम है, तो वो हमारे फैक्ट्री में क्लीनिंग हो जाता है। यस, वहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि हम देख के। That's also a job. You have to screen it. यस, डेफिनेटली सर आप टेस्टिंग भी कराते टेस्टिंग भी करवाते हैं। यस, आपको क्लीनिंग के बाद, क्योंकि अगर आपकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है तो उसमें लीड कंटेंट आएगा, जितना डस्ट उसके ऊपर लगा होगा तो, है ना, तो इट इज़ वो मेरे पूरे लॉट को अफेक्ट करेगा। तो हम लोग वो क्लीनिंग का काम पहले ही हमारे फैक्ट्री में उसका करवा लेते हैं। क्लीनिंग करके ही वो रॉ मटेरियल बे में जाएगा स्टोर होने के लिए। यस। आपको बॉयज़ को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है? पूछते नहीं है कोई। आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं है? शेल्फ लाइफ आपने कैसे बढ़ाई? हाँ, शेल्फ लाइफ शेल्फ लाइफ देखिए, इसमें तरीके होते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे मटेरियल को, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम रॉ मटेरियल में से मॉइस्चर जितना हमको निकालना है, एक्सेप्टेबल परसेंटेज 10 के नीचे उसका होना चाहिए, है ना, तो वैसा करते हैं। और जब आपका माल फाइनल प्रोसेस हो जाए तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम स्टीम स्टरलाइजेशन उसको करवा लिया, या उसके ऊपर CO2 का ट्रीटमेंट कर दिया। CO2 का ट्रीटमेंट क्या होता है कि उसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड इन्फ्यूज़ कर दो तो कोई भी अंदर ज़िंदा नहीं रह पाएगा बेसिकली। तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं, आपको ह्यूमन बॉडी को वो नुकसान नहीं करेंगे।
तो उसकी शेल्फ लाइफ उस तरीके से हम लोग बढ़ाते हैं। सर यू डोंट यूज एनी प्रिजर्वेटिव्स? नहीं, क्योंकि ये आपके प्लांट प्रोडक्ट्स में अगर आपने प्रिजर्वेटिव डाल दिया तो फिर आपका अलग क्या हुआ, ये नेचुरल रहा ही नहीं फिर तो। सर फिर तो इनका एक्सपायरी डेट भी नहीं होता, एक्सपायरी होता है ना सर वो कैसे आप करते हैं? इसका। बेसिकली जो वाइडली हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपायरी, वो 1.5 साल का होता है। 1.5 साल तक इसको कुछ, हालांकि होता तो उससे लंबे टाइम तक भी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ये मार्केट का एक्सेप्टेबिलिटी है कि आपने जिस डेट से प्रोसेस किया आप उसको 1.5 साल स्टोर कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कि आपने उसके ऊपर ये सारा ट्रीटमेंट्स वगैरह किया हुआ है। उसको कुछ भी नहीं होता। आप रॉ मटेरियल अगर आपके वहाँ पड़ा है तो वो 1-1.5 साल तक कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जो भी जिसमें थोड़ा सा खुशबू ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आपका तुलसी हो गया, आपका कोई भी फ्लावर आप इतना ज़्यादा टाइम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी सॉल्यूशंस हैं। स्पेशल टाइप के बैग्स आते हैं, अगर आप उसको मटेरियल को उसमें स्टोर करके रखते हैं तो बग्स को आने नहीं देता। थोड़े से कॉस्टली सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन सारे हैं। और ये क्रॉप कैसे हैं, रोटेशनल क्रॉप्स हैं, मतलब कि इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास रुकते नहीं हैं। हमको पता है कि इसका हमको 10 टन का रिक्वायरमेंट है, तो हम फिर 15 या 20 टन स्टोर नहीं करेंगे। सर एक और कंपनी है नेट हैबिट्स करके, उनका जो एक्सपायरी डेट आता है वो 1 मंथ का होता है, क्योंकि उनका मानना है कि 1 मंथ के बाद ही प्रोडक्ट जो होता है एक्सपायर हो जाता है नेचुरल। बेसिकली वो प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, मेरे को पता नहीं है। बाकी आप अगर इसको खुद भी टेस्ट करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आपके आसपास हैं। आप अपने घर पे थोड़ा सा 1 किलो मटेरियल इकट्ठा करो, आज उसका एक लैब टेस्टिंग कराओ और 3 महीने बाद उसका लैब टेस्टिंग कराओ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या। हाँ अच्छा, आप उसका जो फिजिकल चेंजेस हैं उस मटेरियल में, वो तो आपको विजिबल हैं, आप वो तो पता कर सकते हैं एटलीस्ट। तो आप खुद ही ट्राई करो इनको। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जब हम जाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी मार्केट की एक्सेप्टेबल चीज़ें ही लूँ, कुछ हमको अपने इंस्टिंक्ट पे भी जाना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज आप 1 महीने का एक्सपायरी तो आप कभी बिजनेस में एक्सेल कर ही नहीं पाओगे। तो ये ऐसी चीज़ें तो हैं ही नहीं कि मैं ट्रांसपोर्टेशन, समझो मैं यहाँ से कुछ भी ले जाता हूँ तो मेरा 10 दिन तो उधर पहुँचने में लगेगा, 12 दिन, उसके बाद मेरे वहाँ प्रोसेस होगा, क्लीनिंग होगा, तो जब तक वो प्रोसेस होगा तब तक तो 1 महीना पूरा हो जाएगा। प्रॉपर प्लानिंग इज नेसेसरी। आपकी जो क्लीनिंग है, मतलब पत्ते लेते हैं आप, उसको जो क्लीन करते हैं वो कितने स्टेज की क्लीनिंग होती है, कैसे करते हैं आप? उसके लिए सीविंग मशीन्स आते हैं, जैसे प्रॉपर हम घर में छन्नी यूज़ करते हैं ना, तो उसका मैकेनिकल वर्जन है एक, हम बड़ी मशीन वाली छन्नी यूज़ करेंगे, दैट्स इट। तो ये इसमें क्या है कि आपको जितना आप इसमें डीप जाएंगे ना, तो ये सॉल्यूशन सब आपके आसपास ही है। मेरे को मिट्टी अलग करने के लिए क्या है, ये मेरा घर का सॉल्यूशन है, तो हमने इसके नीचे एक आधे HP का मोटर लगा दिया, तो वो बड़ा छन्नी बन गया और ऑटोमेटिक बन गया, थोड़ा काम भी फास्ट हो गया। तो यहाँ ये मैंने आपको जैसे बोला ना कि जुगाड़, आप किस तरीके से काम कर सकते हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सारी उस पर है। जो बहुत फैंसी मशीन ले आएंगे, हो सकता है वो 5% कमाए, लेकिन आप अपने क्वालिटी सेम रखते हुए और इतने सस्ते सॉल्यूशन से 15% ले आए। तो फूड में बेसिकली यही है कि आपको इनोवेट करना है कि आप कितने सस्ते सॉल्यूशन लेके आ सकते हो, और वो पॉसिबल भी हैं। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो एक कैपिटल का हमारे पास भी एक कंस्ट्रेंट था, है ना। उस कंस्ट्रेंट में रहते हुए आप इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपने लिमिटेड फंड्स का किस तरीके से कर रहे हो, दैट इज बेसिकली अ बिजनेस। कब शुरू किया आपने? हमने 2017। What prompted you to do this business? What was the motivation? बेसिकली सी आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, पर क्या है कि मेरा जो एक बोलते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा होता है ना, तो वो था। तो 10 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया, फिर उसके बाद मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, और एग्रीकल्चर की तरफ और एग्रो की तरफ मेरा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर शुरू से है। तो बेसिकली इसकी वजह से मैं इस फील्ड में हूँ। This is the answer. That is why you are managing it all smoothly. डेफिनेटली। नहीं ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा जो बिजनेस जो लोग करते हैं ना, वो कम पढ़े लिखे लोग करते हैं, दैट इज़ द फैक्ट।
उसमें बुरा लगाने वाली कोई भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो हमको पता है कि लाल बत्ती किधर है और उसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो उसका पेनल्टी क्या होगा। लेकिन जो ये आदमी होता है ना, उसको उसका मतलब ही नहीं पता है और वो निकल जाता है ना। तो बेसिकली आप देखेंगे तो कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा एक्सेल करते हैं। और एक जो क्वालिटी होती है जो उनको और हमको मतलब डिफ्रेंशिएट करती है, वो होती है करेज। क्योंकि हमको क्या, सब पढ़ा के हमारा जो माइंड है ना, वो नैरो कर देते हैं। हमको पहले से ही सब पिक्चर, अरे यार ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा। इतना लंबा तो वो सोचेगा ही नहीं, उसने ठान लिया करना है तो ये हो जाएगा। तो हमको भी खुद में वो मतलब एक लर्न और अनलर्न का क्वालिटी हमको सीखना पड़ेगा कि कहाँ हमको अपना एजुकेशन यूज़ करना है और कहाँ हमको बिल्कुल निकल जाना है ना। तो उनसे भी एक ये क्वालिटी लेने जैसा है। मेरा भाई है छोटा, वो शायद 9th तक ही पढ़ा है, पर ही इज़ मोर सक्सेसफुल देन मी। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो दैट इज़ द फैक्ट। मतलब आप जाएंगे तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का कैसा है कि आप जितना अंदर मतलब डीप डाउन जाएंगे तो वो उतना ही आप एक्सेल करेंगे उसमें। और बेसिकली एजुकेशन मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए कि एजुकेट होके हमको हर जगह नौकरी के लिए नहीं भागना, फिर आप भी एक तरह का लायबिलिटी हो कंट्री के ऊपर, है ना। तो आप पढ़ो इस तरीके से, खुद के सीखने के लिए पढ़ो और हम 5 जॉब्स जनरेट कर पाएँ ऐसा विज़न लेके चलो, है ना। तो कोई भी पढ़ाई छोटी बड़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोग जो बोलते हैं ना कि अरे यार एग्रीकल्चर में क्या पढ़ाई होता है, तो वही पढ़ाई है बेसिकली। और छोटे शहरों में क्या होता है, आप देखोगे तो रॉ मटेरियल के सोर्स जो होते हैं वो गांव ही होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो लोग क्या है, शहर की तरफ भागते हैं, उनकी पूरी लाइफ 50,000 1 लाख रुपए की सैलरी में निकल जाती है। और जो लोग गांव में रह जाते हैं बहुत बार वो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ की अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। तो पढ़ाई खुद के लिए करो, खुद के समझने के लिए करो, और 5 जॉब्स हम कैसे जनरेट करें उसको, वो विज़न लेके आप चलोगे तो सब हो जाएगा। और आप तो इतनी बढ़िया जगह पर हैं कि जहाँ पर आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप यहाँ का कल्चर जानते हैं, आपका एनवायरनमेंट आपको यहाँ का पता है, तो आप यहाँ सर्वाइव भी कर सकते हैं, है ना। तो अब मार्केटिंग की अगर बात करें तो वो इसी से रिलेटेड है कि हम इसका मार्केटिंग किस तरीके से करें। तो आज के जो डिजिटल ज़माने में जो मार्केटिंग है, आप यहाँ बैठ के आप कहीं पर भी पहुँच सकते हो, है ना। जैसे हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग चालू करा तो हमने एग्जीबिशन एक भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हमने अलीबाबा पे रजिस्टर कर लिया। अलीबाबा शायद आपने सबने नाम सुना होगा। तो बेसिकली हमारे इंडिया में लोग उसको रेफ़र नहीं करते, क्योंकि हमारे इंडिया में सेलर ज़्यादा हैं, बायर उतने नहीं हैं। तो यूरोप US 80% लोग अलीबाबा रेफ़र करते हैं एशियन कंट्रीज़ में से कुछ भी चीज़ मंगाने के लिए। तो उसका साल का 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन है। तो अब आप अगर वो लेते हैं तो आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, जहाँ पर आपको वो 1 लाख रुपए में आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपना वेबसाइट उनके अंदर बनाओ, आप अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर हाईलाइट करो, आप अपने सारे प्राइस पैरिटी, आपकी क्वालिटी पैरामीटर, वो बहुत डीप प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा भी। और इंडिया में आपको अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट करना है तो इंडिया मार्ट है, आप अपना वेबसाइट, अपना ऐप बना सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट, रिटेल प्रोडक्ट्स के लिए ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पूरे इंडिया में से डिलीवरी के ऑप्शन दे रहे हैं आजकल। आप कहीं पे भी जाओ तो मार्केटिंग कंस्टेंट नहीं है उतना। इस टाइम पे आप कितना अच्छा चीज़ बेच सकते हो, कितना अच्छा क्वालिटी दे सकते हो, उसके ऊपर है। एक्सेप्टेबिलिटी तो हर जगह है, आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। यस, प्रोडक्ट में क्या एज है कि मतलब हमें आपके प्रोडक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए बाकी ब्रांड्स से, मतलब इसमें आप, मैं आपको बताऊं, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हम लोग जो बेसिकली अपना प्रोडक्ट हाईलाइट कर रहे हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक का सिस्टम पूरा फॉलो कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक चीज़ें ही हम सर्टिफिकेट के साथ ले रहे हैं, सर्टिफिकेट के साथ बेच रहे हैं। सबसे पहला एडवांटेज, क्योंकि इंडिया में बहुत कम कंपनीज हैं जो ऐसा कर रही हैं। दूसरा कि हमको खुद के जो मैं कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ मैं खा सकता हूँ तो मैं किसी को भी खिला सकता हूँ, इतना ऑनेस्टी आप में होना चाहिए। तो वो बिल्कुल प्रोडक्ट आपका मार्केट में एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर आपने बोला कि आपको ये एक चीज़ खाने में संकोच हो रही है तो उसको बेचो मत। आप अपनी बनाई हुई चीज़ अगर खुद खा सकते हो,
आप तभी उसको मार्केट में डालो। इतना ऑनेस्टी आपको खुद के साथ रखना पड़ेगा, तब आप सक्सेसफुल। क्योंकि जो भी आप चीज़ बात करते हो ना, तो सामने वाला आप बोलोगे भले गलत, लेकिन वो आपका वाइब, जो आपका बॉडी है ना, वो ट्रांसमिट कर देता है कि आप कैसे इंसान हो। तो आपको बोलने में आपके कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन तभी आएगा जब आप उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। इफ यू आर बिलीविंग देन अदर विल बिलीव यू। उतना ऑनेस्टी रखो, सब चीज हो जाएगा। ये हमारा एक प्राइवेट लेबल का ऑप्शन है। जैसे हम लोग प्राइवेट लेबल भी हमारी एक्सपोर्टर्स के लिए करते हैं, है ना। उनको हम बोलते हैं कि आप हमारे जो भी हमारी प्रोडक्ट रेंज है, आप उसमें से अपना प्रोडक्ट चूज़ करो। उनको हम पैकेजिंग की ऑप्शंस देते हैं, आप अपना पैकेजिंग चूज़ करो। और लेबल डिज़ाइन में हम उनको हेल्प करते हैं अगर कोई नया कंपनी है तो। और आपका ये मटेरियल हम लोग रेडी कंडीशन में डिलीवर करते हैं। जैसे हम लोग अभी जर्मनी के लिए कर रहे हैं काम, तो हम मेरे गोडाउन से मटेरियल निकलता है, सीधा अमेज़ॉन में डिलीवरी होता है जर्मनी में जाके। तो उस तरह का सर्विस भी हम लोग दे रहे हैं। बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पर वो बंदा, मैं समझता हूँ कि उसने लास्ट 6 महीने से जब से हमारे साथ स्टार्ट किया, वो अपना पैकिंग भी खुद वो अमेज़ॉन पे ही देखता है। उसने कभी वो प्रोडक्ट हाथ में नहीं उठाया, पर उसका सेलिंग भी हाईएस्ट है अमेज़ॉन जर्मनी में। तो बेसिकली उनको कॉन्फिडेंस है हमारी क्वालिटी पे उस तरीके से। हमारे वहाँ से प्रोडक्ट का वीडियो बन के जाता है, और वो जब अमेज़ॉन में डिलीवर होता है तो वहाँ पे लिस्टिंग होता है, तो वो बंदा अपनी प्रोडक्ट भी वो अमेज़ॉन पे ही देखता है। तो उस तरह का डोर टू डोर जो सॉल्यूशन हम लोग प्राइवेट लेबल में दे रहे हैं, वो भी यही है कि आपको वहाँ पर उनको कुछ भी गोडाउन रखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि वहाँ पे महंगे हैं, तो उनका कॉस्टिंग उतना बच जाता है। और वो जहाँ पर हमको डिलीवरी बोलते हैं, हम इंडिया से उनको वहाँ पर डिलीवरी दे देते हैं। तो बेसिकली उसको, यस सर, बिल्कुल हाउस टू हाउस। सर B2B में कैसा होता है कि आज मैं एक प्रोडक्ट मंगाऊँ, अपने गोडाउन में रखूँ, वहाँ से सेल करूँ, तो ये मेरा कॉस्टिंग लगता है। वो बंदा घर पे ही बैठा है, मेरे को ऑर्डर देता है, पैसा देता है, बोलता है मेरे बिहाफ पे यहाँ पहुँचा देना, तो वो काम हो जाता है। उसको डिज़ाइनिंग भी हम लोग करके देंगे, लेबल का, बॉटल भी हम चूज़ करेंगे, पैकेजिंग पूरा कंप्लीट सेट बना के, और जहाँ बोलेगा वहाँ डिलीवर कर देंगे। तो वो क्या, घर पे एक लैपटॉप लेके बैठा है, ही इज़ डूइंग बिजनेस, उसको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। तो ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है। Please explain it again. What Yes. is private label? प्राइवेट लेबलिंग दैट मीन्स व्हाट कि आज मेरा कंपनी है फ्रेश मंत्रा, तो मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ फ्रेश मंत्रा का लोगो, मेरा डिज़ाइन, हर एक चीज़ मैं अपनी बेच रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, यही मेरे को अपने बायर के लिए काम करना है। वो बोलेगा मेरा XYZ लिमिटेड कंपनी है, मेरे को इस तरीके का, मैं मोरिंगा के कैप्सूल्स बेच रहा हूँ, तो मेरे को इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, ऐसा मेरे को बॉटल चाहिए। हम उसको बॉटल का ऑप्शन देते हैं कि आप प्रोडक्ट चूज़ करो, बोलेगा अच्छा ये मोरिंगा कैप्सूल डन, आप अब उसके लिए आप बॉटल्स चूज़ करो, तो ये मेरा नेक्स्ट फोटो उसको बॉटल्स का जाएगा, बोलेगा ये वाला। फिर उसको हम लोग लेबल डिज़ाइन में हेल्प करते हैं। The product material that person is providing. कुछ भी नहीं, सब हमको देना नहीं, है। नहीं, यस, नहीं, सिर्फ नेम उसका होगा। सिर्फ उसका नाम, name और उसका वो बोलेगा कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा दिखना चाहिए फाइनल, और यहाँ डिलीवर होना चाहिए, तो वो हम कर देते हैं Then उसके what do you charge him? लिए। वो जो मेरा चार्ज है पर बॉटल बनाने का 100 रुपीज़ मेरा चार्ज है, तो 100 रुपीज़ वो मेरे को दे देगा। पर उसको क्या है, एफर्ट कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, उसका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं हो रहा, तो ही विल पे यू एक्स्ट्रा 10%। आप अगर बोलोगे तो वो अगर गोडाउन रखेगा तो उसका रेंट पे करेगा, वहाँ आदमी रखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टाफ बिठाना पड़ेगा, वहाँ उसको ज़रूरत नहीं है, वो घर पे बैठा है, बस ऑर्डर कर रहा है और ये चीज़ जा रही है। आपको अपना बैंक अकाउंट लेके बैठना है और लैपटॉप लेके बैठना है, मेरे को पैसा दो और प्रोडक्ट डिलीवर करवा दो, तो कितना इजी हो जाए। अगर आपके माइंड में एक आइडिया है कि मेरे को ऐसा चाहिए, और कोई आदमी बैठा है जो आपको सॉल्यूशन डिलीवर कर रहा है, तो इट इज़ बेसिकली सॉल्यूशन डिलीवर। And for you said this is marketing. You are earning name. यस, प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली मेरा जा रहा है, मेरा गोल है मेरा माल बिकना चाहिए, वो चाहे मेरी ब्रांड में हो, चाहे किसी और की ब्रांड में वो माल किसी और इनका बिक रहा है। ये B2B एक सॉल्यूशन है, क्योंकि आप फॉरेन में जाओगे तो वहाँ पे हर एक चीज़ कॉस्टली है, हमसे 10 टाइम्स 50 टाइम्स, तो उनके लिए एक इजी सॉल्यूशन है कि हमको जैसा पिक्चर चाहिए ऐसा डिलीवर हो रहा है।
तो आजकल ये कॉन्सेप्ट इन है बहुत ज़्यादा। प्राइवेट लेबल का ऑप्शन आप देखोगे तो बड़ी हर एक कंपनी प्राइवेट लेबल का ऑप्शन देती है। इसमें है किसी को कंफ्यूजन कुछ? इसमें भी कोई सर्टिफिकेशन की उनको लेनी पड़ेगी कि आपको? नहीं सर, उसमें सर्टिफिकेशन सारे हमारे ही चलेंगे। बेसिकली हम 2 नाम मार्केटेड बाय उनका नाम लिख देते हैं और मैन्युफैक्चर्ड बाय हमारा, तो हमारा ISO का सर्टिफिकेट इनको चल जाएगा। चल जाएगा। इंडिया में से एक्सपोर्ट के लिए कस्टम ऑफिसर FSI का लाइसेंस मांगेगा तो वो मेरा चलेगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर मैंने किया है। Manufactured by this company and हाँ, marketed by यस। this company. तो उनको सर ये भी एक बेनिफिट है कि वहाँ पे उनको एडिशनल कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका सर बहुत सारा कॉस्टिंग सेव होता है उसमें। तो फॉरेनर्स आजकल यही प्रेफर करते हैं कि हमको इंडिया में से प्राइवेट लेबल होके मिल जाता है सब सॉल्यूशंस। और हमारे पास हमारे लेबल डिज़ाइनर्स और हमारे सारे जो हम परचेज़ करते हैं जितने भी वेंडर्स हैं बॉटल्स वगैरह के, वो सब हमारे पास होते ही हैं। हम अपने पास ऑप्शन रखते हैं उन सब चीज़ों का। बेसिकली हमारे लिए ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है। तो दिस इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ जो आजकल ये चीज़ें चल रही हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। ये सेशन के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमसे बात करनी है, रीच आउट करना है, तो ऐसा नहीं है कि आज ये सब पूरा हो गया। आप, ये मेरा नंबर है, पर्सनल है, आप हमको ईमेल कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी है तो सर तो हैं ही, आप उनके थ्रू भी हमको अप्रोच कर सकते हैं। तो कुछ भी क्वेरी है, कोई चीज़ है, तो डेफिनेटली मैं आपको उसमें गाइड करूँगा। अगर कोई भी इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो डेफिनेटली विल हेल्प। रैप अप करेंगे सर? 2 मिनट में आ रहा हूँ। जी जी, थैंक यू। Mr. Sanjay ji are providing such a real means of starting how we can start the business, and these informations are very much important for we people, and I hope that you people are benefited with these type of the interactive sessions. And now I requested the head department of forest product regulation